वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका, रंग भेद से जनतंत्र तक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये विश्व इतिहास का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा। और आज इस वीडियो में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। ना केवल रंग भेद की नीति क्या थी, बल्कि इससे जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम आशीष है और ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों की या किसी भी यूरोपीय शक्ति की जिस तरह की भारत में नीति थी कि धीरे धीरे वो प्रत्येक क्षेत्र पर कब्जा करते गए थे, उसी तरह उनकी नीति अफ्रीका में भी थी। अफ्रीका में भी धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों ने प्रत्येक क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और अंततः उनका लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर कब्जा हो गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अफ्रीका में उन लोगों ने किस तरह से कब्जा करना स्टार्ट किया था। 19वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार हुआ, लेकिन 1875 से पहले यूरोपीय शक्तियां महाद्वीप के 10% भाग पर ही अधिकार कर सकी। फ्रांस ने 1830 में अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड ने 1843 तक कैप कॉलोनी तथा नटाल पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उसने गंडिया, गोल्ड कोस्ट, सिएरा लियोन तथा लेगोस पर अधिकार कर लिया। सेनेगल, आइवरी कोस्ट तथा गाबुन पर फ्रांस ने अधिकार जमा लिया और पुर्तगाल के कब्जे में अंगोला तथा मोजाम्बिक आया और स्पेन की हुकूमत स्पेनिश गायना पर थी। फ्रेंड्स, ये लगभग आपको भारत की तरह ही लग रहा होगा ये बिल्कुल, और ये कुछ कुछ भारत की तरह ही कहानी है। जिस तरह से भारत पर यूरोपीय शक्तियों ने कब्जा करना शुरू किया था, उसी तरह अफ्रीका पर भी कब्जा करना शुरू किया था। 1875 के बाद के युग में अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय ताकतों में होड़ लग गई, जैसे भारत में लग गई थी। इस दौर का आरंभ बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वारा किया गया। उसकी पहल के चलते मध्य अफ्रीका के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना हुई। स्टैनली को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और वह कांगो क्षेत्र की जानकारी हासिल करे, और उसके प्रयासों से कांगो क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बेल्जियम साम्राज्य में आ गया और कुछ ही समय के अंदर कांगो के क्षेत्र को लेकर बेल्जियम, फ्रांस और पुर्तगाल में विवाद पैदा हो गया। इस विवाद को और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय ताकतों ने भागीदारी की और सम्मेलन बर्लिन में हुआ और 3 महीने तक चला। सम्मेलन के समापन तक आचरण संहिता की स्वीकृति के साथ ही हुआ और जिसे बर्लिन एक्ट भी कहा जाता है। अब हम बर्लिन एक्ट के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको कर्नाटक युद्ध तो याद ही होगा। कर्नाटक के जो युद्ध हुए अंग्रेज़ों के साथ और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंततः अंग्रेज़ों की जीत हुई। और ये कुछ कुछ उसी तरह का होड़ थी, ये उसी तरह की होड़ अफ्रीका में थी, जो बेल्जियम, पुर्तगाल और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस के बीच यहाँ विवाद हुआ था, तो उसी तरह वहाँ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच विवाद हुआ। थोड़ी सी कहानी अलग थी, थोड़ा मैटर अलग था, लेकिन लगभग इसी तरह की होड़ लगी थी जैसे यहाँ पे है। तो आगे हम बात करते हैं बर्लिन एक्ट पर। तो बर्लिन एक्ट की जो मुख्य धाराएं थी, वो कांगो फ्री स्टेट पर बेल्जियम के अधिकार को मान्यता दे दी गई। कांगो नदी और घाटी में व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। नाइजर नदी का ऊपरी हिस्सा इंग्लैंड के और निचला हिस्सा फ्रांस के नियंत्रण में दिया गया और भविष्य में अफ्रीका के किसी क्षेत्र पर किसी शक्ति का अधिकार है, यह इससे तय होगा कि वहां किसका वास्तविक कब्जा है। बर्लिन एक्ट ने अफ्रीका की लूट के लिए होड़ को तेज कर दिया और 3 दशक के अंदर इथियोपिया, लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप के यूरोपीय ताकतों के कब्जे में चला गया और इस कब्जे के लिए उन्हें बंदूक से एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। तो अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संघ की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका के संघ 11 मई 1910 को अस्तित्व में आया। यह उस प्रक्रिया का परिणाम था जो बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी में डच लोगों ने
केप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और इस प्रक्रिया में उनका वंतू जाति से टकराव हुआ और उन्होंने उनको पराजित कर दिया और इन स्थानीय वासियों को बहुत ही दयनीय अवस्था में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। किंतु केप पर डच लोगों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रहा। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों ने उनको निकाल बाहर कर दिया। 1830 के दशक में डचों ने ऑरेंज नदी के पार तथा वॉल क्षेत्र में अपने लिए एक राज्य की स्थापना की, लेकिन वह नाटाल में राज्य स्थापित करने में नाकाम रहे। उन्होंने जुलू लोगों को तो पराजित कर लिया, किंतु यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने उन्हें निकाल बाहर किया तथा खुद नाटाल पर 1843 में अधिकार जमा लिया। ब्रिटेन के अधिकार वाली केप कॉलोनी ने तेज़ी के साथ विकास किया तथा 1853 और 1872 वहाँ पर संविधान प्रदान किया गया और 72 के संविधान के अंतर्गत केप उपनिवेश को अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार मिला। और 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ब्रिटेन के लिए दक्षिण अफ्रीका का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर विपुल मात्रा में हीरा, सोना और अन्य धातुओं की खोज हुई और इसके साथ ही वह यातायात और संचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। और इस कारण अंग्रेज केप तथा उससे सटे हुए इलाके में हर हालत में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प थे और इसीलिए आक्रामक नीति का पालन करते हुए उन्होंने 1868 में वास्तुलैंड और 1871 में किम्बरले तथा 1877 में ट्रांसवाल पर अधिकार कर लिया। अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए उन्होंने 1879 में जुलू युद्ध तथा 1880 व 81 में बोअर युद्ध लड़े और 1881 के युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने बोअर लोगों के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई और ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल उनको वापस दे दिया। फ्रेंड्स, ये उस समय की एक तस्वीर है, ये पिक्चर है एक। 1890 में सेसिल रोड्स केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री बना। वह मेल मिलाप की नीति के खिलाफ था, अतः उसने ट्रांसवाल के राष्ट्रपति क्रूगर के खिलाफ विद्रोह को भड़काया तथा बोअर इलाके पर हमला करने के लिए जेम्सन को भेजा, किंतु जेम्सन को सफलता नहीं मिली तथा जर्मनी के सम्राट ने क्रूगर का साथ दिया और रोड्स की नीति तो असफल रही, लेकिन उसके बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना ब्रिटिश सरकार ने जारी रखा। बोअर जनता पर अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए 1899 1901 के बोअर युद्ध को लड़ा गया और 1906 और 7 में ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट को स्वायत्तता प्रदान की गई और 1908 में वहाँ श्वेत लोगों की संसद का गठन हुआ और 1910 में इन दो राज्यों ब्रिटेन के दो उपनिवेशों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के यूनियन का गठन किया गया। रंगभेद या नस्लभेद की नीति। दक्षिण अफ्रीका के राज्य में 3 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे, अंग्रेज, डच और अफ्रीकी। डच लोग कट्टर राष्ट्रवादी व नस्लवादी थे, जिन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव की नीति अपनाई और इसके फलस्वरूप अफ्रीकन जनता के साथ भेदभावपूर्ण अमानवीय व्यवहार किया गया। यही रंगभेद था। रंगभेद को परिभाषित करते हुए दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का लेखक लिखता है कि रंगभेद नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था थी जिसे नेशनल पार्टी सरकार ने कानून के माध्यम से लागू किया और यह पार्टी 1948 से 1994 तक सत्ता में रही और इस दौर में अफ्रीकी जनता को अधिकारों, संगठन बनाने, आंदोलन करने से रोका गया तथा डच अल्पसंख्यक सत्ता को बनाए रखा गया। और इतिहासकार इवंश के अनुसार रंगभेद 20वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में विकसित की गई और एक विशेष प्रकार की नस्लीय सामाजिक विचारधारा को दिया गया नाम है। रंगभेद नस्ल पर आधारित अलगाव और राजनीतिक सामाजिक भेदभाव का नाम था। इवंश यह भी लिखते हैं कि रंगभेद दशकों से दक्षिण अफ्रीका में लागू रहा और रंगभेद की इस नीति को अफ्रीकानेर डच लोगों के सांस्कृतिक आंदोलन से तथा समाचार पत्रों से पूरा समर्थन प्राप्त हुआ और यह तर्क दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका की विभिन्न नस्लों को उनके अपने ही हित में एक दूसरे से अलग रखना जरूरी है और इस तरह रंगभेद वैज्ञानिक नस्लवाद या नस्ल भेद के दर्शन पर आधारित था और अफ्रीकानेर लोगों का विश्वास था कि यह असंभव, अव्यावहारिक और अधार्मिक है कि विभिन्न नस्लों और संस्कृति के लोग एक होकर रहें।
सामान्यतः रंग भेद की नीति लागू करने का दोष नेशनलिस्ट पार्टी पर मढ़ा जाता है, किंतु हकीकत यह है कि नस्ल भेद और रंग भेद की नीति का बीजारोपण ब्रिटिश शासन के दौर में हो चुका था। नस्लीय भेद का पहला कानून सेसिल बोर्ड्स के द्वारा पारित किया गया था और इसके अलावा अन्य कई कानून थे जो 1948 से पहले इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए। 1910 का दक्षिण अफ्रीका एक्ट केवल श्वेत लोगों को मताधिकार देकर दूसरी नस्लों के लोगों को राजनीतिक रूप से उनके अधीन कर देता था और अश्वेत लोगों को पार्लियामेंट के सदस्य होने का अधिकार नहीं था। 1923 का शहरी क्षेत्र कानून शहर के अंदर अलग अलग नस्ल के लोगों को अलग अलग रहने के लिए मजबूर करता था और 1926 के रंग के आधार पर रोक कानून के द्वारा खदान के काले मजदूरों को कुशल मजदूर के रूप में काम करने का अधिकार नहीं रहा था और इस तरह 1948 से पहले ही रंग भेद की नीति के लिए मजबूत जमीन तैयार कर दी गई थी। 1948 के चुनाव में नेशनल पार्टी ने जिसके नेता मलांग थे, रंग भेद को अपने चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया। यूनाइटेड पार्टी को जिसके नेता स्मट्स थे, मत था कि मत तो अधिक मिले लेकिन सीटें नेशनल पार्टी की ज़्यादा आईं और उसने केंद्र में एक मिलीजुली सरकार का गठन किया। आगे चलकर सरकार में शामिल पार्टियां मिलकर एक हो गईं और नेशनल पार्टी अस्तित्व में आई। सत्ता में आने के बाद नेशनल पार्टी ने जोरदार तरीके से नस्ल भेद की नीति को अपनाया। एक इतिहासकार के अनुसार इस सरकार की नीतियां घृणा, भय, तिरस्कार पर आधारित थीं और सत्ताधारी अफ्रीका ने लोगों के लिए अफ्रीकी जनता असभ्य जंगली जनता थी जिसे ना तो कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी दी जा सकती थी और ना कि निजी संपर्क में रखा जा सकता था। 1948 से 1996 के नेशनल पार्टी के शासन के युग को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1948 से 1996 का है। इस दौर में दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रंगभेद को लागू करने के लिए कई कानून बनाए गए। दूसरा चरण 1966 से 1994 का है। इस दौर में देश के अंदर और बाहर रंगभेद की नीति के खिलाफ विरोध ज़्यादा मुखर और बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप 1994 में रंगभेद की नीति का अंत हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये 1948 से लेकर 1966 है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिस्ट पार्टी सरकार ने रंगभेद को संवैधानिक व कानूनी जामा पहनाने की भरपूर कोशिश की और इसके लिए कई कानून बनाए गए। 1950 का जनसंख्या पंजीकरण कानून इस दिशा में पहला कदम था। उसी वर्ष ग्रुप एरियाज एक्ट कानून बनाकर हर नस्ल के लोगों को रहने के लिए अलग अलग जगह आवंटित कर दी गई। 1950 के अनैतिकता कानून के द्वारा दो नस्ल के लोगों के बीच शादी व शारीरिक संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया। 1951 के एक कानून के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि श्वेतों के नगर में अफ्रीकी लोग ना रह सकें। वंतू अथॉरिटी एक्ट 1951 के द्वारा श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग सरकारी ढांचे स्थापित किए गए। 1953 के कानून के द्वारा मैदानों, बसों, समुद्र तटों, अस्पतालों, स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में रंग भेद की नीति को लागू किया गया। यहाँ तक कि बेंचों पर भी केवल श्वेत लोगों के लिए बोर्ड लगाए गए और अश्वेत विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए 1953 में कानून बना। विभिन्न नस्ल के मजदूरों को एक साथ मिलकर ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहा और 1956 के मतदाता कानून के द्वारा अश्वेत लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और इस प्रक्रिया को 1969 के कानून के द्वारा पूर्ण किया गया। 1980 के दशक से देश के अंदर के विरोध और बाहरी दबाव के चलते सरकार को नस्लभेद की नीति को थोड़ा उदार बनाना पड़ा। उसने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उदारता और राजनीतिक क्षेत्र में दमन की दोहरी नीति अपना ली। 1984 में एक नया संविधान लागू किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को एक प्रकार से तानाशाही अधिकार प्राप्त हो गए और अश्वेत लोगों को राष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। प्रतिरोध, दमन और प्रजातंत्र। दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत जनता ने रंगभेद की नीति को सिर झुकाकर स्वीकार नहीं कर लिया। उन्होंने शुरू से ही इसका प्रतिरोध किया और यह प्रतिरोध समाज के विभिन्न हिस्सों के द्वारा अलग अलग रूपों में किया गया। कहीं पर शांति का पूर्ण विरोध हुआ तो
कहीं पर निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई गई। सशस्त्र विद्रोह की भी इस विरोध का हिस्सा रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध है, ये क नहीं है, यहाँ पे शांतिपूर्ण विरोध है, ये शांतिपूर्ण विरोध। तो फ्रेंड्स, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। 1949 से इसका नेतृत्व युवाओं के हाथ में पहुंच गया। नया नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम का पैरोकार था और श्वेत सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जन अभियान आरंभ किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हड़तालें की गई, बहिष्कार किया गया और सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाया गया। इस अभियान के दौरान आंदोलनकारियों और सरकार के बीच हिंसक झड़पें हुई। 1955 में नेशनल कांग्रेस के द्वारा गैर श्वेत जनता के सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में एक मांग पत्र स्वीकार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन का दिशा निर्देशक बना। 1959 में नेशनल कांग्रेस के एक हिस्से का विश्वास जन अभियान में समाप्त हो गया। उन्होंने अखिल अफ्रीकन कांग्रेस के नाम से एक नया संगठन बनाया। 21 मार्च 1960 में इस नए संगठन के द्वारा पासबुक के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। ऐसा एक अभियान शार्पविले कस्बे में चला। पुलिस ने क्रूर दमन का रुख अपनाया और उसके फलस्वरूप 69 शांतिपूर्ण या 69 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। ये बेहद दुखद घटना थी और इस घटना को शार्पविले हत्याकांड के रूप में जाना जाता है और इससे न केवल अफ्रीका में बल्कि संपूर्ण विश्व में नस्ल भेद की नीति और तत्कालीन अफ्रीकी सरकार के खिलाफ जनमत का निर्माण हुआ। इस हत्याकांड के बाद सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा कर 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तथा अखिल अफ्रीकन कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके नेताओं को कैद कर लिया गया। इस भयंकर दमन के चलते आंदोलन भूमिगत हो गया और कुछ नेता देश के बाहर चले गए और कई के द्वारा देश के अंदर तोड़फोड़ की नीति और आतंक का रास्ता अपना लिया गया। 1961 में दक्षिण अफ्रीका ने अपने को जनतंत्र घोषित कर दिया था। उसी दिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन और हड़तालें की गई और इस आंदोलन का प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला था और सरकार ने क्रूर दमन के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया और इसके जवाब में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सरकारी हिंसा का जवाब सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा देने का फैसला किया। उसने एक सैनिक अंग का गठन किया और दिसंबर 1961 में उसके द्वारा पहले सशस्त्र कार्रवाई की गई। 1970 में अफ्रीका के अश्वेत छात्रों के द्वारा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई और इस आंदोलन का अश्वेत जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई और यहाँ पर भी सरकार के द्वारा दमन किया गया। छात्र आंदोलन के नेता को गिरफ्तार किया गया और उसे निर्ममता से पीट कर मार डाला गया। 1976 में छात्रों के द्वारा सोवेतो में आंदोलन शुरू किया गया जिसमें माध्यमिक स्तर के स्कूलों के छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1980 के दशक में नस्लभेदी सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और विश्व समुदाय में वह पूरी तरह से अलग थलग हो गई और इजराइल ही उसका एकमात्र दोस्त बचा। अफ्रीका के अंदर प्रतिरोध आंदोलन अधिक व्यापक और हिंसक हो गया और पास पड़ोस के राज्य आंदोलन के नेताओं को शरण और सहायता देने लगे। स्थानीय स्तर के आंदोलन भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। 1985 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने फैसला किया कि वह सरकार को अश्वेत लोगों के लिए रखे गए शहरों में काम नहीं करने देगी और इसके लिए उन्होंने किराया बहिष्कार तथा अन्य जुझारू कार्यवाहियों को अपनाया और स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी को पलट दिया गया। जन अदालतें स्थापित की गईं तथा सरकारी भेदियों को कठोर दंड दिए गए। स्थिति को काबू से बाहर होता देख जुलाई 1985 में सरकार ने 36 जिलों में आपातकाल की घोषणा कर दी और संगठनों पर रोक लगाई गई। व्यक्तियों को घरों में नज़रबंद किया गया, कर्फ्यू लगाया गया तथा बगैर मुकदमे के लोगों को नज़रबंद रखा गया। 1988 तक 30,000 लोगों का इस तरह की नज़रबंदी का शिकार होना पड़ा। 30,000 लोगों को इस तरह की नज़रबंदी का शिकार होना पड़ा, बहुत बड़ी संख्या थी ये। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई
और लोगों को गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई। 1987 में आपातकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। उसी समय खदान मजदूरों की यूनियन के द्वारा अफ्रीका के इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल की गई। रंगभेद समाप्त करने के लिए वार्ता। फरवरी 1989 में अस्वस्थ होने के कारण बोथा ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और डी क्लार्क अफ्रीका का राष्ट्रपति बना और अफ्रीका में स्थिति को सामान्य करने के लिए क्लार्क के द्वारा कुछ साहसिक कदम उठाए गए और 2 फरवरी 1990 को संसद को संबोधित करते हुए उसने इसका स्पष्ट संकेत दिया कि रंगभेद की नीति वाले सभी कानून को हटा दिया जाएगा तथा नेल्सन मंडेला को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा और फरवरी 1990 में ही 27 वर्ष की कैद के बाद मंडेला को जेल से मुक्त कर दिया गया और 1990 से 96 के दौर में घटनाएं तेजी से आगे बढ़ीं। रंगभेद का कानूनी ढांचा तोड़ दिया गया और सरकार और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बीच वार्ता हुई, बैठकें आरंभ हुई। एक नए संविधान प्रजातांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना के लिए दिसंबर 1991 में एक कन्वेंशन आहूत किया गया और इस कन्वेंशन में 1992 में एक कार्यक्रम स्वीकृत किया गया और इस कार्यक्रम के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होकर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक पर पहला वीडियो था। अभी इस टॉपिक पर 1 या 2 वीडियो और आएंगे जिसमें और व्यापक चर्चा की जाएगी यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और फ्रेंड्स, किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप तक मैं दोबारा से एक नई वीडियो लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे करंट अफेयर्स रिलेटेड जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे, उससे रिलेटेड भी वीडियो वक्त वक्त पे लेके आता रहूँगा मैं आपके लिए, ताकि आप करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं और जो ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर मैं वीडियो आप तक लेके आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।